हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आयरन मैन 1। यह मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये पहली मूवी है। इसके बाद भी हम मार्वल की सारी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मूवी स्टार्ट होते ही हमें अफ़गानिस्तान की बॉर्डर दिखाई जाती है, जहाँ पे आर्मी की कुछ गाड़ियाँ जा रही होती है। उसी गाड़ी में हमारा हीरो भी बैठा हुआ होता है, जिसका नाम है टोनी स्टार्क। वो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उन पे फायरिंग होने लगती है और आतंकवादियों ने उन पे हमला कर दिया होता है। सारे सैनिक गाड़ियों से बाहर जाके फायरिंग करने लगते हैं और आतंकवादियों से लड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो, जिसका नाम है टोनी स्टार्क, वो भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और गोलियों से बचने की कोशिश करता है और थोड़ा दूर जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक मिसाइल आ जाती है और टोनी स्टार्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो मिसाइल वहीं पे फट जाती है और मेटल के कुछ टुकड़े टोनी स्टार्क की छाती पे चिपक जाते हैं। वो सारे मेटल के टुकड़े उसकी छाती को चीरते हुए उसके दिल पे पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसीलिए वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो कई लोगों से घिरा हुआ है। उन सब के पास हथियार थे, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे किडनैप कर लिया होता है। फिर हमें पता चलता है, मूवी वापस पास्ट में चली जाती है और हमें एक अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें टोनी स्टार्क की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कैसे ही वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार था। उसने बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही शौक़ रखता था, इसलिए वो बहुत जल्दी ग्रेजुएट भी हो गया था। उसके पिता भी एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। उसके पास बहुत ही बेशुमार दौलत थी, इसीलिए वो अय्याश भी था। वो अपना पैसा बहुत ही उड़ाता था। वो पार्टी करता था, कसिनोज में जुआ खेलता था। क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत थी, वो कैसे भी पैसे उड़ाए, उसके पास पैसे ख़त्म ही नहीं होते थे। दरअसल वो सारे पैसे हथियार बेच के ही कमाता था। वो हथियार बनाने में इतना माहिर था कि उसके हथियार बहुत ही ख़तरनाक होते थे और वो देश विदेश की सरकारों को हथियार बेचता था और पैसे कमाता था। फिर हम देखते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेने आती है। इंटरव्यू लेते लेते ही टोनी स्टार्क उससे इम्प्रेस हो जाता है और अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों उसके घर जाते हैं और हम उनके बीच एक इंटीमेट सीन देखते हैं। उसके बाद सुबह जब वो लड़की उठती है तो देखती है कि टोनी स्टार्क वहाँ पे नहीं है। उसके उठते ही वहाँ पे हमें मूवी का एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है पेपर पॉट्स। ये टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी होती है। वो उस लड़की को कपड़े देती है और कहती है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है और तुम शहर में कहीं भी जाना चाहती हो जा सकती हो, वो गाड़ी तुम्हें छोड़ देगी। फिर हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो कि एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा था। दरअसल गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए वो गाड़ियाँ अपने तरह से मॉडिफाइड करता था। फिर पेपर पॉट्स उसे बताती है कि तुम्हें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है और तुम्हारे लिए बहुत ही कॉल्स आ रहे हैं, मैं उन्हें जवाब देते देते थक गई हूँ। फिर टोनी को याद आता है कि हाँ, मुझे अभी अफ़गानिस्तान के लिए निकलना है, इसलिए वो अपना काम बीच में ही छोड़ के अपनी प्राइवेट ऑडी लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके पास अपना प्राइवेट जेट भी था। वहाँ पे उसका खास दोस्त जेम्स रोड्स उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन टोनी यहाँ पे 3 घंटे लेट हो जाता है, इसलिए रोड्स उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो फ्लाइट में बैठ के चले जाते हैं, पार्टी करते हैं और थोड़ी देर बाद वो आर्मी बेस पे पहुंच जाते हैं। दरअसल टोनी यहाँ आर्मी को अपने बनाए हुए हथियार दिखाने के लिए आता है। यहाँ पे आर्मी के बड़े बड़े अफसर मौजूद थे, जैसे कि जनरल, कैप्टन वगैरह वगैरह। वो उसे अपनी बनाई हुई जेरिको मिसाइल दिखाना है। जेरिको मिसाइल बहुत ही ख़तरनाक होती है। टोनी इसकी तारीफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। वो कहता है कि ये मिसाइल को एक बार चलाओ और दुश्मनों की ज़रा सी भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी। और होता ही ऐसा ही है। जैसे ही वो मिसाइल को फायर करता है टेस्टिंग के लिए, सारे के सारे जनरल उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत ही मिसाइलों को ख़रीदने का फैसला कर लेते हैं। फिर टोनी उन आर्मी वालों की जीप में बैठ जाता है, जो जीप हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई देती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमला वापस हो जाता है और टोनी किडनैप हो जाता है। फिर मूवी करंट टाइम पे वापस आ जाती है और टोनी को एक गुफा में दिखाया जाता है। उन आतंकवादियों ने उसे इसलिए किडनैप किया था ताकि उन्हें भी वो जेरिको मिसाइल चाहिए थी। वो चाहते हैं कि टोनी स्टार्क उसके लिए जेरिको मिसाइल बनाए और वो टोनी स्टार्क को ज़िंदा छोड़ देंगे। लेकिन पहले तो टोनी उसे मिसाइल बनाने के लिए मना करता है, लेकिन उसको टॉर्चर करने के बाद वो बनाने के लिए हाँ कह देता है। यहाँ पे उन आतंकवादियों ने एक और आदमी को भी किडनैप किया होता है जिसका नाम होता है येंसन। ये टोनी स्टार्क को बचाने में उसकी मदद करता है क्योंकि टोनी पहले घायल हो गया था। उसके शरीर में मेटल के टुकड़े फंस गए थे। वो उसे एक कार की बैटरी और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से जोड़ देता है, जिसके वजह से वो मेटल के टुकड़े उसके शरीर के आर पार जा नहीं पाए और वो बच जाता है। फिर टोनी स्टार्क अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है। काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद वो आर्क रिएक्टर बना पाता है और फिर अपने शरीर में इंस्टॉल भी कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि उन आतंकवादियों का लीडर उस गुफा में आता है और टोनी स्टार्क को और येंसन को धमकाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर मेरी जेरिको मिसाइल मुझे बना के नहीं दी तो मैं तुम दोनों को यहीं पे मार दूंगा। फिर टोनी और येंसन रात दिन मेहनत करते हैं और वहाँ से निकलने का तरीका ढूंढते हैं। टोनी उसे बताता है कि मैं एक मेटल का बड़ा सा आर्मर बनाऊंगा जिसकी मदद से हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। रात दिन मेहनत करने के बाद वो सूट तो बना लेते हैं, लेकिन उसे पावर जनरेट करने के लिए एक आदमी को बाहर रहने की ज़रूरत थी। टोनी उस आर्मर को पहनता है और येंसन उसे पहनाता है और पावर देने की कोशिश करता है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो उसे पावर दे तो देता है, लेकिन तभी दरवाजे पे वो आतंकवादी आ जाते हैं और वो येंसन एक गन लेके उन आतंकवादियों का सामना करने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो आतंकवादी येंसन को गोली मार देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। तभी आयरन मैन का सूट रेडी हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। उसके ऊपर आतंकवादी गोलियों से फायर कर रहे होते हैं, लेकिन उसका सूट पूरा का पूरा लोहे का बना होता है, इसीलिए वो उस सूट को आर पार नहीं कर सकते। एक एक करके सारे आतंकवादियों को मारता जाता है और टोनी उस गुफा से बाहर निकलता है। बाहर देखता है कि सारे आतंकवादी उस पर गोलियां तान रहे हैं, लेकिन वो फिर भी डरता नहीं है और वहाँ पड़े सारे के सारे हथियार जला देता है और जैसे तैसा करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी वो बच नहीं पाता है क्योंकि बाहर तो पूरा का पूरा रेगिस्तान था। इसलिए वो एक कपड़ा मुंह में बांध के रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि जेम्स रोड्स, जो कि उसका दोस्त था, वो उसे 2 हेलीकॉप्टर लेकर ढूंढने निकला हुआ होता है और वो उसे मिल जाता है। टोनी हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसे पता है कि अब मैं बच जाऊंगा। उसके बाद हम टोनी को देखते हैं कि वो एकदम ठीक हो गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी को जिंदा देख के सब कोई बहुत ही खुश होते हैं। उसका बिजनेस पार्टनर, जिसका नाम है ओबडाया स्टेन, वो भी वहाँ आया होता है। लेकिन टोनी कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहने वाला होता है जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। टोनी कहता है कि आज के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज़ कोई भी हथियार नहीं बनाएगी। ये सुन के सब हक्का बक्का रह जाते हैं और वहाँ से हम बाद में देखते हैं कि ओबडाया को यह डिसीजन बहुत पसंद नहीं आया। वो टोनी से गुस्सा होता है। टोनी कहता है कि अब हम हथियार नहीं बनाएंगे, अब हम तकनीकी इंजीनियरिंग पे काम करेंगे। ओबडाया कहता है कि आर्क रिएक्टर एक बहुत ही पुरानी तकनीक है, ये अब काम नहीं कर सकती। फिर टोनी उसे अपनी छाती पे लगा हुआ आर्क रिएक्टर बताता है और कहता है कि यह काम कर सकती है। फिर टोनी अपने घर जाता है और वो जो उसने गुफा से निकलने के लिए आर्मर बनाया था, उससे भी बेहतरीन आर्मर बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वो अलग अलग पार्ट्स बनाता है और उस पर टेस्टिंग करता रहता है। थोड़े दिनों की मेहनत के बाद हमें पता चलता है कि उसने एक प्रोटोटाइप बना लिया है। यह पहले से बहुत छोटा था और उड़ने में भी बहुत ही सक्षम था। टेस्टिंग के लिए वो उस आर्मर को एक्टिवेट करता है और उसे पहन के एक्टिवेट करने के बाद उड़ने लगता है। ये पहला एक्सपीरियंस उसे बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था और बहुत ही स्पीड से भी उड़ रहा था।
थोड़ी देर बाद वो अपने कंप्यूटर को कहता है कि यह सूट कितना ऊपर तक जा सकता है, इसलिए वो इसकी टेस्टिंग करने के लिए जितना ऊपर हो सके उतना जाने लगता है। लेकिन एक लिमिट के बाहर अर्थ की एटमॉस्फेयर में बर्फ़ जम जाती है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद उसका सूट भी जमने लगा और वो नीचे गिरने लगा। जैसे तैसे करके वो नीचे पहुंचने से पहले ही अपने सूट को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और ज़िंदा बच जाता है। वो टोनी अपने एआई से कहता है कि बर्फ़ में जमने की तकलीफ के बारे में कुछ सही करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पे टोनी को किडनैप किया था उस जगह के आतंकवादी आसपास के गांव वालों को बहुत ही परेशान कर रहे हैं और सारे गांवों को कब्जा कर लिया है। उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा हथियार भी है, इसीलिए टोनी के मन में बदला लेने की भावना पैदा होती है और वो अपना सूट पहन के निकल जाता है ताकि वो उन आतंकवादियों को मार सके और अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पे यूएस आर्मी को पता चलता है कि कोई अनजान शख्स कोई जहाज़ है जो कि हमारे एरिया में घुस गया है और उसके बाद वो 2 जहाज़ को उनके पीछे भी भेजते हैं। हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ उन आतंकवादियों से लड़ रहा होता है और वो उन सब पे भारी भी पड़ जाता है। सारे आतंकवादियों को मारने के बाद वो उनके सारे हथियार भी बर्बाद कर देता है और जेरिको मिसाइल को भी तबाह कर देता है। वहाँ से निकलते वक्त हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे टोनी स्टार्क के पीछे 2 जेट पड़े हुए होते हैं जो कि यूएस आर्मी के थे। जैसे तैसे करके वो उनसे बचता है, लेकिन फिर भी उस आर्मी वाले ने उसे देख लिया होता है। वो उसे पहचान नहीं पाते और उसे अपना खतरा मानते हैं, इसलिए वो उन पे हमला कर देते हैं। लेकिन टोनी, जिसका दोस्त है रोडी, वो उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि इस सूट में मैं हूँ, कोई और नहीं है, इसलिए इस पे हमला करना बंद करो वरना मैं मर जाऊँगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरे के फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि टोनी जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकलता है और रोड उसे कहता है कि तुम जो भी करो लेकिन ऐसे खतरनाक हथियारों को मेरे जंग के इलाके में मत लाया करो वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद टोनी अपने घर पहुँचता है और उस सूट को निकालने की कोशिश करता है। तभी पेपर पोट्स उसे देख लेती है और कहती है कि ये इतनी खतरनाक चीज़ क्या है, ऐसा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, और टोनी अपना सूट निकाल देता है। तभी हमें पता चलता है कि ओबेडाया स्टेन भी अपने लिए एक बड़ा सा आर्मर बना रहा है, लेकिन उसके पास उस सूट को पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर नहीं है। वो उसके पास जो साइंटिस्ट थे उन्हें बहुत धमकाता है कि तुम जो भी करो लेकिन आर्क रिएक्टर बनाओ। टोनी स्टार्क ने उसे एक गुफा में बना लिया था और वो भी कचरे के ढेर से, लेकिन वो साइंटिस्ट कहता है कि वो टोनी स्टार्क है, मैं उसके जितना अक्लमंद नहीं हूँ। इससे ओबेडाया स्टेन बहुत ही नाराज़ हो जाता है और चुपके से वो टोनी स्टार्क के घर पे आ जाता है। वो टोनी स्टार्क को चकमा देके बेहोश करने की कोशिश करता है और उसके पैरालाइज करके वो आर्क रिएक्टर उसकी छाती से निकाल लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पे एक और आर्क रिएक्टर था। वो जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचता है और आर्क रिएक्टर लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आर्क रिएक्टर अपने सीने में चढ़ाता है वो धीरे धीरे करके कॉन्शियस होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रोडी वहाँ पे आ जाता है और टोनी को ऐसी हालत में देख वो उसकी मदद करता है। यहाँ पे दूसरी तरफ पेपर पोट्स और शील्ड के कुछ एजेंट ओबेडाया स्टेन को अरेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन टोनी कहता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, उसने मेरे से साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है, उससे मैं खुद ही निपटूंगा, और अपना नया सूट पहन लेता है। यहाँ पे इस तरफ हम देखते हैं कि ओबेडाया स्टेन ने भी अपना नया सूट पहन लिया है और ये बहुत ही विशाल है और ये पेपर पोट्स पे हमला करने वाला होता है कि एन वक्त आयरन मैन वहाँ पे पहुँच जाता है और हम उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट सीन देखने को मिलती है। आयरन मैन का सूट बहुत ही एडवांस था, लेकिन ओबेडाया का सूट भी कुछ कम नहीं था। वो कार्स को अपने हाथ में लेके आयरन मैन के ऊपर फेंक रहा था और आयरन मैन भी लोगों को बचाने के लिए उन कार्स को बचाता था। यहाँ पे आयरन मैन के पास सूट में बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ कुछ पीछे हटता दिखाई देता था, लेकिन वो एक तरकीब करता है
उसे याद आता है कि जब वो पहली बार सूट टेस्टिंग कर रहा था तब बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जाने के बाद उसका सूट जम जाता है। इसीलिए वो ओबेडिया को उकसाता है और बहुत ही ऊंचाई में जाने की कोशिश करता है। ओबेडिया स्टैन भी उसके पीछे पीछे आता है। जैसे ही वो टोनी स्टार्क को पकड़ लेता है उसका सूट भी बर्फ़ से जलने लगता है और आयरन मैन उसे एक छोटा सा पंच देते ही ओबेडिया का सूट नीचे गिर जाता है। टोनी स्टार्क के सूट में भी पावर बहुत ही कम थी, इसलिए वो भी धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे आने के बाद टोनी स्टार्क का पावर ख़त्म हो जाता है और वो सूट को खोलने ही लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ओबेडिया भी बच गया है और वो टोनी स्टार्क पे हमला कर देता है। टोनी के पास अब सूट में ज़रा भी पावर नहीं थी और हथियार भी नहीं थे, इसलिए वो ओबेडिया स्टैन का हेलमेट खुला हुआ होता है, उसमें हाथ डाल के वो उसके टारगेटिंग सिस्टम को बर्बाद कर देता है। ओबेडिया स्टैन उसे मारने ही वाला होता है कि लेकिन उसका निशाना नहीं लगता है क्योंकि उसका सिस्टम फेल हो चुका है। फिर टोनी स्टार्क पेपर को फ़ोन करता है और कहता है कि हम दोनों इस वक्त आर्क रिएक्टर के ऊपर है, तुम जल्दी से जाके उसकी पावर ऑन कर दो जिससे ओबेडिया की मौत हो जाए। पेपर पोट्स ऐसा करने में बहुत डरती है क्योंकि आयरन मैन की भी उसमें जान जा सकती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो आर्क रिएक्टर का पावर ऑन करती है और ओबेडिया की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टोनी का सूट का पावर ऑन होता है और टोनी स्टार्क वहाँ पे बच जाता है। फिर मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है। ये सारी घटनाओं का उसके बयान देना होता है। वो बताना तो नहीं चाहता था कि लेकिन मूवी के एंड में वो बता देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये 2008 में आई हुई पहली मूवी है। मार्वल की सारी मूवी हम आगे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।